बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। चित्र 1। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाजें। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीन उत्पाद ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकी और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिकी उत्पाद बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इसी तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े। प्रस्तुत अध्याय में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़े उत्पाद पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पाद के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से ही अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ें को ढूंढना और उनका अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। पोटाला बुनाई 19वीं सदी के मध्य चित्र 2 में बनाया गया है। पोटाला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूत कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मिशलन यानी मलमल कहने लगे। जल्द ही शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको
कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। चित्र 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नामुइदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल के कपड़े 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इस बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। चित्र में ये दिखाया गया है, फर्स्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बॉय ऑफ द बंगाल फॉर द थिंग गोइंग आउट इन द ईयर N30। चित्र 3 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730 में गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ें की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। यह सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ये सारे दे रखा है, बहुत बारीक लिखी है, सारे कपड़ों की साइज दाम रखा है। और यहाँ पे एक और चित्र आपको, चित्र 4 में जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्हें बुनी जाती हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। आइए अब इस बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी शीट्स, कोसा यानी खस्सा और बंडना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में शीट शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूत कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग की छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह हिंदी शब्द के बांधना शब्द से निकला है। ये चित्र 5 में दिखाया गया है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़ों पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में है। ईरान और यूरोप के निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है बांधना से निकला है। इसी श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरे
तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। बढ़ना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़ों के मध्य से गुजरात लकीर को देखें। अब जानते हैं कि यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं, टाई एंड डाई। रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बढ़ना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ये कपड़े हैं। बढ़ना बीच में एक लाइन बनाई गई है। यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा गतिविधियों में भी दे रखा है कि आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी? यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचने इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पाद अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पाद काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन की आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी एक ऐसे मशीन जिस एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगी थीं। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इसी व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अध्याय 2। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। चित्र 7 में दिखाया गया है कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। बस्ती में चारों तरफ किलेबंदी को देखिए। कहाँ किलेबंदी दिख रहा है आपको? बगल में देखिए, ये सारे किले बने और ये समुद्र, ये बस्ती की पूरी किलेबंद के इलाके बनाए गए हैं।
18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? सिंधु नदी दोनों तरफ से भारत के नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में, और लाहौर, सिरहिंद, पंजाब, समाना, अवध, गंगा, यमुना, दिल्ली, आगरा, जयपुर, राजस्थान, संगनेर, सिंध, पत्तनम, गुजरात, सिंदौज, अहमदाबाद, कंबे, सूरत, बुरहानपुर, बनारस, बिहार, पटना, बंगाल, कोलकाता, ढाका, उड़ीसा, भारत पूरा बन गया। बम्बई, गोलकुंडा, मुसलिमपट्टनम, पोतबोली, कोरमंडल, गोवा, कालीकट, मदुराई, कावेरी नदी, सेंट थॉमस, मद्रास, पुडुचेरी, नागपट्टनम, तंजौर, सिलोन। सफ़ेद स्टार वाले सफ़ेद के लिए प्रसिद्ध थे, जितने स्टार वाले हैं, और ये चेक और धारीदार वाले, फिर चतुर्भुज वाले शीट्स के लिए और त्रिभुज वाले सिल्क के लिए। ये बुनाई केंद्र चित्र 1500 से 1750 के बीच के। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़े उत्पाद चारों क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, जिसे ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल ये चित्र रहा आपका। काफ़ी भारत पहले प्रसिद्ध था, जो कि 1500 से 1750 तक इसकी खुद बना लिए। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकुलार तथा देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज के धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिंपी गिर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़ी व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। चित्र 9 में बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 तक का दशक। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादों पर कई तरह के असर पड़े। भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग से बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे।
इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इस वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोप कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। औरांग, फारसी शब्द में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। औरांग। स्रोत 1, हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी कि अब औरांग खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरे कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड, हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़ों का ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824 ईस्वी में की गई। कृपया इसे अपने अखबारों में प्रकाशित करें। स्रोत 2 में 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्रों में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियाँ थीं जब मेरे पति का देहांत हुआ। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत पर पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा करने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इसी तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इसी पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, हमारी सास और मैं, दाने दाने की तरह रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़े पहनते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते हैं। वह गल कर तार हो जाता है। कष्टों में फंस एक कताई कामगार की आप बीती। लेकिन असली दुर्दनी तो अभी आने वाली थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वाले को भी
हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाओं सूत कात कर ही अपना आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। गतिविधि स्रोत एक और स्रोत दो को देखें। अर्जी भेजने वाले ने अपनी भुखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकर के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयाती कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े को ही पहने। इसी तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत कातने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेती और मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चल गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगे। चित्र 10 में कपास कारखानों में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग से ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग से ज़्यादातर पुरुष होते थे। कताई के लिए दिखाया गया चित्र। प्रगलन। चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने का यह धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें खुल या चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहले समस्या तो यही थी कि इस उद्योग में ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयाती वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा
कर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देशों के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों उत्पाद की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की यह तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन के अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसी वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे से गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद यानी 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकनान ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान की जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगलक इस्पात की सिलसिलाएं तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स। ये टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान का आयतें लिखी हुई थी, जिनमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए थे। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ के निचले सिरे की तरफ है। शेर का सिर मुठ के निचली तरफ, ये चित्र में दिखाया है, शेर का सिर है जो मुठ के निचले तरफ है। असल में कन्नड़ शब्द उक, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषता का 4 साल यानी 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गए और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लौह और इस्पात ने ले लिया। गतिविधि। नवाबों और राजाओं की हार से लौह और इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित होता था? गांव की उजड़ती भट्टियाँ। वुड्स स्टील उत्पाद के लिए लौह के परिशोधन को बेहद परिष्कृत तकनीक की जरूरत थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार व मध्य भारत के हर के जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहे बनाने के लिए लौह के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमालों के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप से सुखाई गई ईंटों से
बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। ये कोयले को लगातार दहकाने के लिए धोकनी हवा फेंकने वाला यंत्र जो हवा फेंकता है फक फक फक। पलमाऊ और बिहार के लोहा कारीगर ये धुकनी चलाती महिलाएं और प्रगलन ऊपर किया हुआ चित्र में दिखाया गया है। बुनकर बनाने वाले लोहे और फैक्ट्री मालिक सारी चीज़ें यहाँ पर चित्र में है। चित्र 13 में मध्य भारत का एक गांव जहाँ लोहे प्रगलन की अंगरिया समुदाय रहता था। अंगरिया जैसे कई समुदाय लोहे बनाने की में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिरी में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अंगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी के लिए तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं चलाई, फेंकती थी, दुग हवा फेंकती थी। ये हवा फेंकने वाली नीचे मशीन दिखाई गई है, वाली मशीन होती है। आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंड पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलकों को अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लौह और इस्पातों का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयाती लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे का मांग कम होने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहे और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई, एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहे प्रगलन भारत में बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों में के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ आदमी लौह प्रगलकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा धातुमल कहलाता है। 1904 ईस्वी की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारण की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडार को
भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद बेल्ट और दोराबजी एक छोटे गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह-अयस्क ले जा रहे हैं। ये अंगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। बेल्ट और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहरा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाने चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में डाटा की तलाश जारी रही। अंगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से वे बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर के नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना हुआ, जिसे 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुआ था। 19वीं सदी में भारत सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन स्टील एंड फैक्ट्री 1940 ईस्वी में ये टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी चित्र देख लें ध्यान से। आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेजी विशेषज्ञ का यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे भारत में ही श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहली बार विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और तेल और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खींचा गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को अपनी वैश्विक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचा ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लौह एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगे और भारतीय ये युद्ध के आखिरी में विस्तार चित्र 15 में युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस क्षेत्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे थे। जमशेदपुर 1919 का यह चित्र दिखाया गया है। अक्टूबर 1919 का मजदूर वर्ग काम करते हुए दिखाए गए हैं। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष ब्रिटिश सरकार को अपनी वैश्विक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। और अन्य में जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल 19वीं सदी के आखिरी में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश
वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपनी देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान को सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे व वाष्पचलित जलपोत का विकास किया। पश्चिम में नवीनतम तकनीकी का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घराने को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। कल्पना करने के लिए आप कल्पना करिए कि 19वीं सदी के आखिर में भारत बुनकर भारतीय फैक्ट्री में बड़े कपड़े बाजार में छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे?